मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बरामद जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस कथित आतंकी समूह जैश उल हिंद के टेलीग्राम चैनल से विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई थी, वो चैनल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बना था। जानकारी के मुताबिक एक निजी साइबर एजेंसी ने एक फोन ट्रैक किया है, जो वही फोन नंबर था जिस पर टेलीग्राम चैनल बनाया गया था। निजी साइबर फर्म की ओर से तैयार एक सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक ये टेलीग्राम चैनल 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे टार नेटवर्क के जरिए बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल डार्क वेब का उपयोग करने के लिए किया जाता है। जिस सिम कार्ड से ये सब कुछ किया गया, उसकी लोकेशन तिहाड़ जेल आ रही है। हालांकि 28 फरवरी को विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली थी। हालांकि इसके अगले ही दिन एक और टेलीग्राम चैनल से इसी संगठन ने एक पोस्टर जारी कर इस बात से इनकार भी कर दिया था। इस बीच अंबानी के घर के पास जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि चेसिस और इंजन नंबर को मिटाने की, ग्राइंडर से उसको खरोचने की कोशिश की गई। उधर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत की मिस्ट्री और पेचीदा होती जा रही है। शक के घेरे में धनंजय गावड़े हैं और सचिन वजह भी। इस बीच इंडिया न्यूज को जानकारी मिली है कि एटीएस ने सचिन वजह से कई तीखे सवाल किए। सचिन वजह ठीक से जवाब नहीं दे पाए। सचिन वजह से पहला सवाल पूछा गया कि क्या वो मनसुख हिरेन को जानते हैं। इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। सचिन से दूसरा सवाल पूछा गया कि घटना वाले दिन वो कहाँ थे। इस पर उनका जवाब था कि वो CIU के दफ्तर में थे और फिर अपने घर चले गए। एटीएस अधिकारियों ने सचिन से पूछा क्या वो चोरी हुई स्कॉर्पियो के बारे में कुछ जानते हैं। इसके जवाब में सचिन ने कहा कि मैंने कभी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाना ही जानता हूँ, मुझे स्कॉर्पियो चलानी भी नहीं आती। पूछताछ में एटीएस को गोलमोल जवाब देने वाले सचिन वजह मीडिया से भी बचते नजर आए। सचिन का कहना था कि आरोप विधानसभा में लगे हैं, लेकिन वो सही मंच से इसका जवाब देंगे। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। असेंबली का ये है ना। असेंबली मेरा मतलब एक वरिष्ठ ये है कि जो मुझे कंट्रोल करता है सर। आपको जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए मैं सबको। हालांकि पूछताछ में एटीएस के कई सवालों में सचिन वजह फंसते हुए नजर आए, क्योंकि एटीएस ने सचिन से पूछा कि क्या आप मनसुख पर गिरफ्तारी और जमानत के लिए दबाव बना रहे थे। सचिन ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और ये कह दिया कि आरोप सिरे से गलत है। सचिन से पूछा गया कि मनसुख क्रॉफर्ड मार्केट से शिवाला होटल गए, इसकी कोई जानकारी आपके पास है, जिसे सचिन ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों ने सचिन वजह से ये भी पूछा कि क्या वो 25 फरवरी को घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे, जिसके जवाब में सचिन ने कहा कि सबसे पहले एटीएस, बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे, मैं सबके बाद वहां पहुंचा था। वहीं अब देखना ये हुआ कि जब एटीएस द्वारा उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें लगातार मनसुख हिरेन के साथ उनके पुराने कॉन्टैक्ट, उनके संबंध और उस गाड़ी को लेकर विषय पर चर्चा हुई है कि आखिर वो गाड़ी 4 महीने तक लगातार क्यों इस्तेमाल कर रहे थे सचिन वजह। इन सारी चीजों को लेकर सवाल जवाब अभी भी चालू है। देखना ये होगा कि सचिन वजह के स्टेटमेंट के बाद उन्हें किस यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है और इस पूरे मामला की तह तक किस तरह से क्राइम ब्रांच और एटीएस पहुंचती है। सचिन वजह के लिए सबसे मुश्किल सवाल था गावड़े उर्फ तावड़े से उनके रिश्तों के बारे में, जिसमें सचिन फंसते नजर आए। एटीएस टीम ने सचिन से पूछा कि वो धनंजय गावड़े को कब से जानते हैं। सचिन वजह ने जवाब दिया कि वो धनंजय गावड़े को नहीं जानते। हालांकि पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो गावड़े और सचिन पर एक ही केस में FIR दर्ज है। हालांकि सचिन वजह कह रहे हैं कि वो जांच में हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। मेरा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा जो पक्ष है, मैं सबके सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा, कल रखूंगा, मोस्टली आज नहीं। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। असेंबली का ये है ना। असेंबली मेरा मतलब एक वरिष्ठ ये है कि जो मुझे कंट्रोल करता है सर। आपको जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए मैं कल आपको दूंगा, सबको। क्राइम ब्रांच के इन सवालों के जवाब देने के बाद यहीं से वजह NIA के दफ्तर चले गए। खैर इतना तो तय है कि अंबानी के खिलाफ साजिश में अहम गवाह मनसुख की मौत केस में सचिन वजह की भूमिका संदिग्ध है, लिहाजा एटीएस को हर एंगल पर जांच करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रजौहा चौराहे की है, जहां एक ट्रक बाइक सवारों को धक्का मारकर भाग रहा था और बचने के चक्कर में बड़े हादसे को अंजाम दे दिया।
उत्तर प्रदेश में संभल के बेहजोई थाना इलाके के सादात बाड़ी शिव मंदिर में भीषण आग लग गई। यह हादसा महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक महिला वकील ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला अपने घर से घोड़े पर बैठकर जिला कोर्ट पहुंची और विरोध जाहिर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली। इस दौरान उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो फिलहाल ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने महाशिवरात्रि के मौके पर रेत से कलाकृति बनाई, जिसे देखने के लिए लोग पुरी के तट पर पहुंचे और फोटो खींची। उत्तराखंड में हरिद्वार के हर की पैड़ी में महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में शाही स्नान किया। इस मौके पर प्रदेश के नए सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और गंगा नदी में फूल डालकर पूजा की। महाशिवरात्रि के मौके पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर को सुंदर तरीके से सजाया गया। इस मौके पर भक्तों ने एक खास यज्ञ का आयोजन किया। कोरोना को लेकर आज गजब का संयोग है। पिछले साल 11 मार्च 2020 को आज ही के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था और आज ही देश में एक बार फिर से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। साल भर हो गए, वैक्सीन भी आ गई, तमाम एहतियात भी अब तक जारी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जगह जगह सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि दावा किया गया कि महाराष्ट्र के कोरोना केस ब्रिटेन, जर्मनी से भी ज्यादा हो गए। जर्मनी में 10 मार्च को 12,246 नए कोरोना मरीज मिले थे। वहीं ब्रिटेन में करीब 6,000 मामले सामने आए। लेकिन अकेले महाराष्ट्र में 10 मार्च को कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आए और 9,913 लोग ठीक हुए, जबकि 54 लोगों की मौत हुई। ये अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तब एक दिन में 14,578 केस आए। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि गुजरे 5 महीनों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है और महाराष्ट्र के 6 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लिहाजा नागपुर में प्रशासन ने 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यहां बीते दिनों कोरोना के 1800 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में नांदेड़ के डीएम ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो 12 मार्च से 21 मार्च तक जारी रहेगा। वहां सिर्फ मेडिकल की दुकानों को खोलने की परमिशन मिल रही है। सभी कोचिंग क्लासेस को बंद करने के भी आदेश जारी किए गए। वहीं मुंबई में भी कोरोना के 1539 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में ठाणे में 1131 और नासिक में 1019 मामले सामने आए हैं। वहीं पुणे में सबसे ज्यादा 2507 कोरोना के नए मामले सामने आए। वैक्सीनेशन के 54वें दिन भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार चला गया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी वैक्सीन ली है। उन्हें जेजे हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहे। वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हालात खराब हो रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन करना पड़ सकता है। अगर लॉकडाउन नहीं चाहते तो लोग वैक्सीन लें, मास्क लगाएं और हाथ धोएं। उधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धार्मिक स्थलों में जाने पर रोक लगा दी गई। लिहाजा इसकी वजह से शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश भर में महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में जहां हर त्योहार की चमक फीकी पड़ी है, वहीं महाराष्ट्र मुंबई में जहां दोबारा से एक बार कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, महाशिवरात्रि पर इस त्योहार पर भी इसका असर देखने को मिला है। जहां फिलहाल हम बाबूलनाथ मंदिर में मौजूद हैं, जो मुंबई का सबसे विख्यात मंदिर है। महाशिवरात्रि को बड़ी ही धूमधाम से यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो एक बहुत ही बड़े पुलिस के बंदोबस्त से फिलहाल पूरे जो मंदिर है उसको कवर किया गया है, जिससे कि जो भक्तगण है वो अंदर ना जा सके। इस बार कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जितने भी रास्ते हैं मंदिर में जाने के, उन्हें सभी को बंद किया गया है। जो भक्तगण हैं उन्हें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आप लोग हर साल इस तरह से महाप्रसाद बांटते हैं, इस बार मंदिर के बाहर हैं,
तो कितने लोग हर साल आते थे, इस बार कितने लोग हैं? इस बार तो बहुत कम आए हैं। एक्चुअली जो भक्तों का जमावड़ा रहता है वो एक्चुअली है नहीं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रसाद सभी तक पहुंचे। बनाया है उसके हिसाब से हम लोग बहुत कम प्रिपरेशन है, क्योंकि मंदिर बंद है। हम लोग हर साल बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। यहाँ पर हम लोग का स्टॉल होता है, तो इस बार हम लोग खाली एक शगुन के हिसाब से बांट के, अपना सर से परमिशन मिल गया। मुंबई पुलिस ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बांटने की परमिशन भी दी। और मंदिर तो बंद है, तो जो लोग आ रहे हैं बाहर से, हम उनको दे के एक प्रसाद के रूप में उनको मिल जाए कुछ, तो क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहे। इस हिसाब से हमने जितना लाया है वो बांट कर सबको मतलब मिलना चाहिए। अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ये भी कह दिया है कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़े तो जरूर इस पे किसी न किसी तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो देखना होगा महाशिवरात्रि के पर्व में, जहां फिलहाल मुंबई के अंदर मंदिर के अंदर लोग अलाउड नहीं है, बाहर से दर्शन कर रहे हैं, ऐसा सिलसिला कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते कब तक चलेगा? आगरा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आगरा में कानपुर दिल्ली हाईवे पर एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके बाद एक ट्रक से टक्कर हो गई। मरने वाले लोग बिहार और झारखंड के हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर अंजाम दिया। मुंबई से कुछ दूरी पर अंबरनाथ इलाके में एक बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ठाणे इलाके में मौजूद अंबरनाथ के एमआईडीसी परिसर में ये बिस्कुट कंपनी है, जहां पर यह हादसा हुआ। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने स्वामी चिदभावानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भगवत गीता हमें विचार करने की और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुछ युवाओं ने मिलकर एक अनोखे ड्रोन को तैयार किया है, जिसमें कैमरे लगे हैं। इस ड्रोन की मदद से फसल में लगे कीड़ों की पहचान की जा सकेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर की तरफ से उन आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि स्वीडन की ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी स्कैनिया ने भारत के 7 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी। रिपोर्ट में एक मंत्री का भी जिक्र किया गया था। चूंकि मामला रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जुड़ा है, लिहाजा नितिन गडकरी ने 2 टूक कहा कि सारे आरोप सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं और पूरे मामले से उनका या उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। स्वीडन के एक टीवी चैनल ने दावा किया कि स्वीडिश कंपनी स्कैनिया ने भारत के 7 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत दी। आरोप है कि एक केंद्रीय मंत्री को भी रिश्वत दी गई। मामला ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जुड़ा होने की वजह से नितिन गडकरी ने सफाई दी है, जिसके मुताबिक नवंबर 2016 में स्कैनिया ने एक लग्जरी बस एक कंपनी को डिलीवर की, जिसके साथ नितिन गडकरी के बेटों के करीबी रिश्ते थे। ये आरोप बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और निराधार है। इस तरह के आरोप लगाना कि नितिन गडकरी की बेटी की शादी के लिए बस पर होने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया गया था, ये पूरी तरह से मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बस को फॉक्सवैगन फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस किया था, लेकिन स्कैनिया ने उस हिस्से के लिए भुगतान किया जिसे फॉक्सवैगन ने नहीं किया। ये अपने आप में विरोधाभासी है कि बस एक गिफ्ट थी। ये पूरा विवाद स्वीडिश कंपनी का अपना आंतरिक मामला है, इसीलिए मीडिया को अभी स्कैनिया इंडिया के बयान का इंतजार करना चाहिए, जिसने पूरे मामले को देखा है। नितिन गडकरी और उनके परिवार के लोगों का बस की खरीद और बिक्री से कोई लेना देना नहीं है और न ही ऐसे किसी फर्म या व्यक्ति से मतलब है जिनका बस की खरीद या बिक्री से संबंध हो सकता है। नितिन गडकरी ने नागपुर में स्कैनिया की एथेनॉल से चलने वाली बस को चलवाने की पहल की थी। उन्होंने नागपुर महानगर पालिका को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि वो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाएं। महानगर पालिका ने इसके लिए स्कैनिया से एमओयू साइन किया। ये पूरी तरह से कमर्शियल डील थी जो नागपुर के नगर निगम और स्वीडिश ऑटो कंपनी के बीच हुई। नितिन गडकरी और उनके परिवार के नाम को मीडिया के एक हिस्से ने विवाद में घसीटा और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। ये दुर्भाग्यपूर्ण और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान की सिंध में एक 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण करने और फिर उसकी शादी कराने का मामला सामने आया है। हिंदू लड़की कविता बाई का जबरन धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में साफ नजर आया कि एक मौलाना मियां मिट्ठू लड़की का धर्म परिवर्तन करा रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की को बहलकानी कबीले के एक शख्स ने अगवा किया और फिर धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उसकी शादी भी अगवा करने वाले शख्स से ही कर दी गई। इससे पहले भी सिंध में हिंदू लड़कियों को अगवा करने और उनके जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान को फजीहत भी झेलनी पड़ी।
लेकिन कड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान में ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और आग कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।